तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेशवा एकेडमी में। और गाइस, आज से धमाकेदार शुरुआत हो रही है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, तो आप फटाफट हमारे साथ क्या करेंगे, जुड़ेंगे जल्दी से जल्दी। सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और इस लेक्चर में मैं बात करूं तो लाइट की बात करेंगे, प्रकाश की बात करेंगे। भाई प्रकाश, सबसे पहले हम प्रकाश के सभी चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। देखिए, अगर प्रकाश की बात करें, इसमें हमारे पहला आता है प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। सेकंड है आपका प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल मिरर। ओके, थर्ड की बात कर लो, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और फिर फोर्थ की बात करोगे, पतली लेंसों से अपवर्तन, रिफ्लेक्शन थ्रू थिन लेंसेज के बारे में बात करेंगे। फिफ्थ वाला क्या होगा, प्रकाशिक यंत्र यानी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रकाश को इस चैप्टर में पूरे नींबू की तरह निचोड़ के और घोल के क्या करेंगे, पी जाना है। समझ जाए ना मेरी बात, क्या करना है, घोल के पी जाना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। हमारा हेडिंग क्या रहेगा, नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलो, इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे। तो देखो, अभी तक जो लोग इधर उधर घूम रहे थे, भाई बंद करो घूमना और अच्छे से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो। जो वीडियो जो लेक्चर में देता हूं उसका नोट्स एकदम अच्छे से बनाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही खोजबीन के लानी पड़ती है चीजें। तो पढ़ने वाला नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं प्रकाश की प्रकृति के बारे में। क्या, प्रकाश की प्रकृति के बारे में, ठीक है। चलो, इसके बारे में जानेंगे हम कि प्रकाश की प्रकृति यानी नेचर ऑफ लाइट। देखो, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। इतनी बात समझना, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है। क्या है, एनर्जी यानी ऊर्जा, जिससे हमें क्या होती है भाई, वस्तुएं दिखाई देती हैं। या कह सकते हो तुम वैद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम हमने बनाया था, फ्रिज में से निकलता है, तो वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संबंधी विकिरण, ठीक है, जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर का हो, ठीक है, को प्रकाश कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संबंधी जो विकिरण है, जिनका वेवलेंथ का मतलब समझना, तरंगदैर्घ्य, क्या, तरंगदैर्घ्य, जिसका वेवलेंथ कितना हो, 480 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। इसी को हम क्या कहते हैं, ये लाइट, इसी लाइट का रेंज है, यानी प्रकाश का रेंज है। इतनी बात समझ रहे हो, इतनी बात तो समझना। प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी हो गई, और या वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम संबंधी विकिरण जिनका वेवलेंथ 480 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर का हो, उसे हम लाइट कहते हैं। लाइट क्या, एनर्जी, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब देखो, प्रकाश एवं जो तुम्हारी आई की बात करते हो, हमें दिखाई कैसे देता है, तो प्रकाश और तुम्हारी आंखों की संवेदना के कारण, मतलब दोनों के कारण हमें अपने चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती है। विश्व को देखने का हमें क्या होती है, एक अनुभूति प्राप्त होती है, और जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, सभी वस्तुओं की व्याख्या कर पाते हैं। ये पेन है, ये कॉपी है, ये फलाने अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये इनका चेहरा सुंदर है, इनका चेहरा नहीं सुंदर है, ये काले हैं, ये गोरे हैं। तो ये सारी चीजें तुम कैसे करते हो, ड्यू टू लाइट एंड अपनी आंखों की संवेदना से। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो, प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये अत्यधिक तेज चाल से चल सकते हैं। देखते रहना। चलो, इसको मैं रिमूव करता हूं, इसका काम फिनिश है, ठीक है। हमें सिर्फ पहला ये पढ़ना है। देखो, क्या मैंने बताया कि इसकी चाल अत्यधिक तेज होती है, ये अत्यधिक तेज चाल की होती है, अत्यधिक
तेज चाल से गमन करता है, चाल से गमन करती है। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। मतलब इनकी जो स्पीड होगी बहुत अधिक होती है भाई, मतलब बहुत तेजी से चल सकती है। अब देखो ये सरल रेखा में गमन करती है, पहली बात। अब जिस सरल रेखा में गमन करती है, जिस पाथ पे गमन करती है, उसे प्रकाश किरण कहते हैं, याद रखना। ये सरल रेखा में गमन करती है, क्या करती है? गमन करती है। और जिस सरल रेखा पे गमन करती है उसको क्या कहते हैं? प्रकाश किरण। ठीक है, प्रकाश किरण। अब देखो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? पुंज कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं। याद रखना ये चीजें तुम। अब देखो इतनी सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हुई, याद रखना, जिंदगी में कभी भूलना मत। अब देखो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यहां से तुम्हारा मैं कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन पूछेगा। प्रकाश जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलती है भाई, याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है, जिसको गमन करने के लिए किसी मीडियम, तुम्हें पता है कि अगर प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसे किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होगी गमन करने के लिए। तो भाई प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में जो बता दूं मैं तुम्हें कि निर्वात में, अगर निर्वात की बात करोगे तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना याद रखना, क्या? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो अगर तुम जल की बात करते हो, जल में प्रकाश की चाल कितनी होगी? ये निर्वात में अगर जल की बात करोगे तो उसमें होती है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये तुम याद रखना, तुमसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा और हमेशा पूछेगा। ओके, हमेशा पूछेगा मेरे भाई। तो क्या सोच रहे हो? सोचने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत है। चलो एक लास्ट पॉइंट है कि प्रकाश कैसी, प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। तरंगों का प्रकार जो होता है, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? अनुप्रस्थ का मतलब ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तरंगे होती हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है। अनुप्रस्थ का मतलब मैं समझाता हूँ। चलो इधर का मैं रिमूव करता हूँ, ये चीजें आई होप हो गई होगी। देखो अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? अनुप्रस्थ की बात करते हैं, यानी ट्रांसवर्स की बात करेंगे। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, इसकी हम बात अगर करें तो वे तरंगे जिनमें माध्यम के कण जो होते हैं तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाते हैं। इन तरंगों के उठे हुए भाग को श्रृंग और दबे हुए भाग को गर्त कहते हैं। चलो देखो, ये देखो लंबवत है ना, ये उठा हुआ भाग है। माध्यम के जो कण है देखो ऐसे चल रहे हैं, लंबवत है, 90 डिग्री बनेगा। तो ये उठा भाग इसको श्रृंग कहते हैं, क्रेस्ट जिसको कहते हैं, क्रेस्ट। अब देखो ये तुम्हारा दबा हुआ भाग हो गया, इसको हम गर्त कहेंगे, थ्रो। ठीक है, चलो ये तुम्हारा हो गया श्रृंग एवं गर्त। मुझे लगा बताना चाहिए, अनुप्रस्थ तरंगे तुम जान लिए। चलो अब आ जाओ प्रकाश के बारे में फिर से। तो इतनी सारी चीजें हुई। अब देखो प्रकाश प्राकृतिक एवं कृत्रिम दोनों स्रोतों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राकृतिक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, हम कृत्रिम द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्राकृतिक सोर्स सूर्य हो गया, तारा हो गया। कृत्रिम सोर्स, कृत्रिम का मतलब आर्टिफिशियल, प्राकृतिक का मतलब नेचुरली। कृत्रिम सोर्स क्या हुआ तुम्हारा? बताओ, मोमबत्ती, लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, ये क्या है? कृत्रिम सोर्स है। तो भाई ये सारी चीजें हो गई।
तो प्रकाश तो स्वयं दिखाई नहीं देता, पहली बात। तो प्रकाश का ज्ञान हमें अपनी आंखों से कर पाते हैं, अपनी आंखों से कर पाते हैं। तो प्रकाश के चलने के लिए मीडियम की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है, मैंने बता दिया। नो नीड ऑफ मीडियम, प्रकाश के चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो, निर्वात में गमन कर सकता है प्रकाश। अब बात करें प्रकाशिक गुणों के आधार पे, वस्तुओं को हमने दो पार्ट में विभाजित किया। कितने पार्ट में? दो पार्ट में, ठीक है। चलिए, तो दो पार्ट में हमने क्या किया? डिवाइड किया उसको। कौन कौन सा? तो वस्तुओं को हमने दो पार्ट में लिया। पहला कौन सा होगा? प्रकाशिक गुणों के आधार पे मैंने इसे डिवाइड किया। पहला प्रदीप्त वस्तुएं, यानी चलो प्रदीप्त, जानते चलो वस्तुएं, यानी इसको कह सकते हो क्या? ल्यूमिनस बॉडी। क्या तुम सबको पता होगा क्या? ल्यूमिनस बॉडीज। ओके, अब देखो सेकंड की बात करो, अदीप्त वस्तुएं। चलो, क्या अगर अदीप्त वस्तुओं की बात करोगे तो नॉन ल्यूमिनस, जैसे ल्यूमिनस लिखा तुमने तो यहाँ लिख दो नॉन ल्यूमिनस बॉडी, ठीक है। चलो, ये तुम्हारी चीजें क्लियर हुई। अब दो पार्ट हमने लिया, प्रदीप्त अदीप्त। प्रदीप्त का मतलब जो वस्तुएं स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट। आ जाओ, चलो हाँ, इसको हम एग्जाम्पल इसका लिखते हैं। तब तक तुम क्या कर सकते हो, इसको रिमूव कर दो यहाँ से, ठीक है, ताकि ये समझ सको। एग्जाम्पल में क्या हो गया? सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब, ठीक है, लालटेन। देखो ये स्वयं क्या करती हैं? प्रकाश का उत्सर्जन करती है भाई। ट्यूबलाइट ले लो, क्या करती है? स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात हम कर लें। जैसे अगर सेकंड की बात करें, चलो क्या है? अदीप्त वस्तुएं। अदीप्त वस्तुएं, देखो नॉन ल्यूमिनस बॉडी। देखो नॉन ल्यूमिनस का मतलब कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त यानी ल्यूमिनस बॉडी की सहायता से लुमिनस वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई देते हैं। मान लो हमारे ऊपर ट्यूबलाइट की लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइट पर, तभी तो हम दिखाई देंगे, तो उनके हेल्प से दिखाई देती। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा कुर्सी, मेज, व्हाइट बोर्ड ईटीसी, बहुत सारी चीज़ें जो चाहो लिख लेना, ठीक है। ये भी हुई टॉपिक्स हमारी क्लियर। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, हेडिंग रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ क्या? लाइट। ये हेडिंग तुम्हारा रहेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण को जानेंगे हम। क्या होता है? देखो प्रकाश, पहली बात मैंने बताया, निर्वात में चल सकती है। प्रकाश निर्वात में चल सकती है, वो अभी इसकी चाल क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगी। तुम चाहो तो किलोमीटर में भी बदल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। अब देखो प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु आदि में क्या होती है? से आसानी से गुजर जाती है, परंतु अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, तुम्हारा लकड़ी में से नहीं गुजर सकती। पहला पॉइंट हो गया, निर्वात में चल सकती है। दूसरा क्या हो गया? पारदर्शी माध्यम में गुजर सकती, अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर पाएगी। अब देखो प्रकाश सरल रेखा में चलती है। थर्ड याद रखना, प्रकाश सरल रेखा में चलती है भाई। अब देखो प्रकाश चमकदार तलों से क्या होगा? परावर्तित हो जाएगी। चौथा पॉइंट, प्रकाश चमकदार जो सरफेस
चमकेगा उससे परावर्तित हो जाएगी। 4 नंबर पॉइंट हो गए। यदि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो इसका अपवर्तन हो जाता है। ये सारी चीजें हम आगे देख लेंगे, तो याद रखना ये प्रॉपर्टीज पूछेगा, इतनी प्रॉपर्टीज है। तुमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा नहीं है तुम चाचा विधायक हैं तो तुमसे इजी इजी क्वेश्चन पूछेगा, नहीं, तुमसे कहीं से भी क्वेश्चन उठा देगा कि बताओ भाई प्रकाश अगर एक पारदर्शी माध्यम से जा रहा दूसरे में तो क्या होगा, परावर्तन अपवर्तन क्या होगा, तो तुम्हें अपवर्तन आंसर दे के आना है। बताओ भाई जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, तो याद रखना 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब जल में प्रकाश की चाल कहेगा तो ये, जब निर्वात में कहेगा तो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में यानी वैक्यूम में चाल है, ये तुम्हारी वाटर यानी जल में, ठीक है, तो ये तुम्हारी चाल हो जाएगी भाई। ओके, चलो अब हम बात क्या करेंगे, प्रकाश की किरण, रे ऑफ लाइट की बात करेंगे। तो किसी समांग माध्यम में अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखीय, एक सरल ऋजुरेखीय मतलब सरल, लाइक दिस, सरल रेखा, सरल रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। मैंने पहले ही बताया तुम्हें। अब देखो बात याद रखना, प्रकाश किरणों के समूह, अगर बहुत ज्यादा प्रकाश किरणों का समूह है तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ये भी मैंने बताया तुम्हें। प्रकाश किरण पुंज क्या होगा, अग्रलिखित, अगर हम बात करें 3 प्रकार के होते हैं प्रकाश किरण पुंज। मान लो प्रकाश जा रही है, ढेर सारा हो सकती है, आ रही है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के होते हैं। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा। तो याद रखना प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का होगा। प्रकाश किरण पुंज, ठीक है, 3 प्रकार के, कौन कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 प्रकार के हमारे हो गए। यानी अभिसारी सुना होगा, अपसारी सुना होगा, समांतर सुना होगा, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। चलो अभिसारी, अपसारी, समांतर, ये तुम्हारी 3 हो गई। यानी अभिसारी का मतलब समझ जाना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, पैरेलल, ये तो पैरेलल हो जाएगा। चलो इसका मतलब मैं समझाता हूं भाई, इतनी गर्मी में पढ़ाना आसान नहीं होता, फिर भी आप लोग को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं है पीछे बैठ के वीडियो बना देंगे तो हो जाएगा, उसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो चलो अगर हम अभिसारी की बात करें तो यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से क्या कहते हैं, एक बिंदु से अगर मान लो बहुत सी प्रकाश की किरण आ रही है, आके एक बिंदु पे मिल जाए, क्या हो, एक बिंदु पे मिल जाए, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी यानी कन्वर्सन। समझ गए, एक पॉइंट पे आके मिलना चाहिए, एक पॉइंट पे आके मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड क्या, कन्वर्जेंट, अभिसारी। चलो ये तुम्हारा क्लियर हो। अब देखो अपसारी की बात कर लो। अपसारी का मतलब यदि प्रकाश की किरण एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, आती मतलब मान लो ये कोई पॉइंट है, यहां से आती हुई, चलो एक जैसे मान लो सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, फैलती हैं, तो अपसारी हो जाएगा। डाइवर्जेंट, टॉर्च से क्या होगा, ये चलो मान लो विदेशी टॉर्च है तुम्हारा, इससे भी तो किरणें ऐसे जाती हैं, ऐसे, तो एक पॉइंट से निकल रही है, तो क्या होंगी, डाइवर्जेंट, अपसारी। आपके जो मोटरसाइकिल चलाते हो, बाइक, उसमें जो हेडलाइट लगी उसकी भी ऐसे ही होती है भाई, तो ये अपसारी हो गया। समांतर मतलब एक दूसरे के पैरेलल चले प्रकाश किरणें, दैट इज कॉल्ड, ये बहुत ईजी है, समांतर। ये तुम्हारी बातें क्लियर हुई, ठीक है, चलो तो ये खत्म हो गया, ठीक है, तो ये भी फिनिश तुम्हारा। थोड़ी सी आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है।
तो अब हम बात करेंगे प्रकाशिक माध्यम का, ऑप्टिकल मीडियम जिसको कहते हैं, यानी ये भी बहुत जरूरी है जानना, प्रकाशिक माध्यम। ठीक है, देखो भाई, ऑप्टिकल मीडियम, देखो प्रकाश जिस स्थान से गुजरता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। और ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे पारदर्शक, ट्रांसपेरेंट, निर्वात, वैक्यूम हो सकते, पारभाषक यानी ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, और अपारदर्शक यानी ओपेक्यू, 4 प्रकार के। कौन सा? पारदर्शक, पारदर्शक, सेकंड निर्वात, ठीक है, थर्ड पारभाषक, फोर्थ क्या होगा तुम्हारा? 3 हो गया, पारदर्शक, निर्वात, अपारदर्शक। अब देखो ये चारों, ये तुम्हारा ट्रांसपेरेंट हो गया, ये क्या हो गया? वैक्यूम। ये हो गया तुम्हारा, इसको कहते हैं तुम्हारा क्या कि ट्रांसलूसेंट, ट्रांसलूसेंट, ओके, इसको कहते हैं ओपेक्यू, ओपेक्यू। अब देखो चारों के बारे में जान लेंगे बहुत अच्छे से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ट्रांसपेरेंट की बात करें हम, तो जिस माध्यम से प्रकाश का अधिकांश भाग, अधिकांश का मतलब मैक्सिमम पार्ट क्या हो जाए? आर पार गुजर जाए। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? वायु, कांच, जल, ये तीनों ले लो एग्जाम्पल। वायु, कांच, एयर, ग्लास एंड वाटर, ETC भी हो सकता है। चलो, इससे इन तीनों से क्या होगा कि अधिकांश भाग उससे गुजर जाए, कुछ पार्ट नहीं गुजरेंगे लेकिन अधिकांश भाग गुजर जाएगा, जिस माध्यम से, दैट इज कॉल्ड पारदर्शक माध्यम। ओके, अब आ जाओ निर्वात, वैक्यूम की बात कर ले। आदर्श, आदर्श कह सकते हो, अथवा ऐसा माध्यम जिससे पूर्ण रूप से प्रकाश क्या हो जाए? गुजर जाए, उसका टोटली गुजर जाए पार्ट, दैट इज कॉल्ड निर्वात। निर्वात जानते ही हो। पारभाषक, ट्रांसलूसेंट की बात करेंगे तो जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग, इसमें मैक्सिमम, इसमें आंशिक मतलब थोड़ा बहुत पार्ट क्या हो जाए? आर पार गमन हो, दैट इज कॉल्ड पारभाषक। फॉर एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदा जल। ठीक है, चलो देखो एग्जाम्पल, घिसा हुआ क्या होगा? घिसा हुआ कांच। अब देखो, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। अब देखो उसके बाद गंदा जल, गंदा जल। अब देखो ये सारी चीजें हो गई। अब अपारदर्शक, ओपेक्यू की बात करें कि किसी, जिस माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता, अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। सिंपल सी बात है। तो किसी अपारदर्शक पदार्थ पर अगर उसके तल पे अपारदर्शक यानी ओपेक्यू तल पे क्या प्रकाश आपतित होगी तो या तो पूर्ण रूप से परावर्तित हो जाएगी या अवशोषित हो जाएगी। तो ये सारी चीजें तुम्हारी होगी क्लियर? डाउट। चलो अब इसके बारे में बात अब स्टार्ट होती है। टॉपिक, टॉपिक क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ेंगे। देखो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन जिसको कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब समझना। स्कैटर का मतलब फैलना होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटर का मतलब फैलना होता है। फैलने से बात मुझे याद आया कि जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें जो उपस्थित होती है, धूल हो, कण हो इत्यादि, प्रकाश का जो कुछ भाग होता है ना, सभी दिशाओं में फैल जाता, उनसे टकराने के बाद फैल जाता है, कुछ अवशोषित हो जाते हैं। तो प्रकाश के इस प्रकार सभी दिशाओं में फैलने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसका बहुत महत्व है।
कैसे है मैं बताता हूँ। देखो, लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक। लाल रंग का यहां से क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारा, सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लाल रंग का प्रकाश, लाल रंग का प्रकीर्णन, फिर बैंगनी रंग का, बैंगनी भी ले सकते हो, इसके बाद नीला आता है, नीला का भी देखो, सबसे कम सबसे अधिक, ये दो तुमसे पूछता है, बीच वाला नहीं पूछता है, ये दो तुमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। अब तुम्हारा ये चीज होगी। अब देखो प्रकीर्णन की घटनाएं कैसे होती है। देखो, सूर्यास्त होता है, सूर्योदय होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। आकाश का नीला दिखाई देना प्रकाश का प्रकीर्णन है, याद रखना। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है, किसका रीजन है, प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला होता है, आकाश का रंग नीला होता है भाई, नीला होता है किसके कारण, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलो, ये स्कैटरिंग हमने फिनिश किया। अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब बात करेंगे क्या, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन बात करेंगे हम, ठीक है। चलो, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो भाई, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की अगर हम बात करें तो प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ या कलईदार पृष्ठ, मान लो एक पृष्ठ है, चिकना है, एक तरफ इसको हमने पॉलिश कर दिया है, कलई कर दिया है, अगर चिकने इसका एक तरफ इसका पृष्ठ चमकदार है, चिकना है, तो अगर इस पर आपतित होती है तो जिस बिंदु पर आपतित होगी उसे कहेंगे आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतित होगी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाती है, परावर्तित भी हो जाती है। तो प्रकाश के इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी जिस डायरेक्शन में आई उसी से टकरा कर उसके अपोजिट में क्या हुई, उसी माध्यम में परावर्तित हो गई, लौट गई, दैट इज कॉल्ड प्रकाश का परावर्तन। जहां आपतन बिंदु उस पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब खींच देंगे। तो अभिलंब और आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण है तुम्हारी। अब देखो ये क्या है तुम्हारी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। याद रखना, आपतित किरण और अभिलंब यानी नॉर्मल के बीच में बना कोण आपतन कोण आई कहलाता है, और अब परावर्तित किरण और अभिलंब यानी नॉर्मल के बीच में बना कोण रिफ्लेक्शन एंगल कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है। तो समझ गई ये बात, ये हो गया तुम्हारा। अब आ जाओ परावर्तन के कुछ नियम जान लेंगे। क्या, परावर्तन के नियम बताता हूं तुम्हें, परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट देखो, फर्स्ट की बात करें कि जो आपतित किरण और ये आपतन बिंदु, अभिलंब और परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं, पहला हुआ। दूसरा देखना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, सदैव बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हो गया फिनिश, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, थोड़ी सी और चीजें अभी बची है। अनियमित और विसरित परावर्तन क्या होता है ये भी जान लो। चलो इधर मैं बता देता हूं, अनियमित या विसरित परावर्तन, ये कभी कभी पूछता है। कैसे पूछेगा ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, इसको तुम क्या कह सकते हो, डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब इसका इंग्लिश होता है डिस्पर्स की बात करो। देखो, जब भी तुम्हारी जो प्रकाश की किरण है खुरदरे तल जैसे चट्टान हो गए, तुम्हारे दीवार, ये सब सारी चीजें जब टकराएगी तो एक नियम से नहीं परावर्तित होती है, इधर उधर सभी दिशाओं में किधर भी क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। दैट इज कॉल्ड अनियमित या विसरित पर। जैसे मान लो
ये तुम्हारा चट्टान है, चाहे पहाड़ कुछ भी है, ठीक है। प्रकाश आई यहाँ पे, जाना चाहिए सेम, लेकिन चली गई ऐसे, फिर एक आई ऐसे चली गई। मतलब कोई रूल रेगुलेशन जहाँ फॉलो ना हो, दैट इज कॉल्ड अनियमित और विपरीत परावर्तन। चलो अब आगे हम चलेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो भाई अब हम बात करते हैं, चलो इतनी सारी चीजें क्लियर हुई, इमेज की बात करेंगे। प्रतिबिंब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है तुम्हारे एग्जाम में, इमेज। इमेज क्या है तुम्हारा, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है तुम्हारे लाइफ का, ठीक है। तो देखो, जब भी प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है, ठीक है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब किरण क्या हुई, एक बिंदु से चली, परावर्तित हुई और दूसरे बिंदु पर जाके मिली या मिलती हुई प्रतीत हुई, दैट इज कॉल्ड पहले बिंदु का क्या, प्रतिबिंब। अब देखो, जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो दर्पण में उस वस्तु की आकृति बन जाती है, इस आकृति को भी हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अगर पहला वाला तुम्हें डेफिनेशन नहीं समझ में आया होगा तो दूसरा वाला समझ लेना। अब देखो, यदि मान लो प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तित के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती है या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो दूसरे बिंदु को मैंने क्या किया, पहले बिंदु का प्रतिबिंब। 3 डेफिनेशन हो गया, तीनों में से कोई याद रखना, ठीक है। इस प्रकार वस्तु के प्रत्येक बिंदु का जो प्रतिबिंब होता है, बनता है, कुल वस्तुओं के प्रतिबिंब जो होंगे, मान लो कोई प्रतिबिंब बना तो वो सभी बिंदुओं को मिला के बनेगा, एक बिंदु को नहीं बनेगा मिला के, तो सभी बिंदुओं को मिला के एक अच्छा सा प्रतिबिंब, इमेज बन जाता है। अब देखो, प्रतिबिंब तुम्हारा 2 प्रकार के हो सकता है, आभासी और रियल। यानी प्रतिबिंब तुम्हारा 2 प्रकार का हो गया, कौन सा, वास्तविक यानी रियल। चलो अब तुम्हारा आभासी यानी वर्चुअल। चलो वर्चुअल, ये दोनों डेफिनेशन हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो वास्तविक क्या होता है, ये भी, आभासी क्या होता है, ये भी। तो अब सबसे पहले हम तुम्हें बताएंगे वास्तविक यानी रियल इमेज के बारे में। रियल इमेज के बारे में बातें सुनोगे ना भाई, बातें सुनोगे तो मजा आएगा और क्वेश्चन भी कर ले जाओगे, ये मेरी गारंटी है तुम्हें। देखो, यदि किसी बिंदु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, रियलिटी में मिलती हैं, तो इस बिंदु को जिस पे मिल रही हैं बिंदु वस्तु का रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब समझना बात को मैं क्या कह रहा हूँ। इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर ले सकते हैं। अब देखना क्या कर सकते हैं, पर्दे पर ले सकते हैं। और ये सदैव जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है सदैव उल्टा होता है। 2 पॉइंट लिखना है इसमें, क्या, पर्दे पर ले सकते हैं, ये पहचान देखो, पर्दे पर ले सकते हैं। सेकेंड क्या कि प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा यानी इन्वर्टेड बनेगा, प्रतिबिंब इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड। अब ये इन्वर्टेड हो गया, समझ में आई बात मेरी। अब चलो तुम आ जाओ, एक और प्रतिबिंब था, वर्चुअल के बारे में जानते हैं। वर्चुअल भी जान लो क्या होता है। चलो आ जाओ, वर्चुअल यानी क्या, आभासी, आभासी के बारे में। तो तुम्हें पता है वास्तव में नहीं मिलेंगे। यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली, बिंदु वस्तु का मतलब जो वस्तु रखा गया है, चलने वाली किरणें परावर्तित होने के पश्चात दूसरे बिंदु पर मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलेगा नहीं, मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या कहते हैं, इस बिंदु पर क्या कहते हैं, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखो, आभासी प्रतिबिंब इसलिए कहते हैं कि इसको हम पर्दे पे नहीं ले सकते। पहली इनकी पॉइंट क्या है, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, पर्दे पे नहीं लिया
जा सकता। पहला, ये सदैव सीधा बनेंगे, ये जो प्रतिबिंब होंगे सदैव सीधा बनेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसका फोटो लिया जा सकता, ये याद रखना, इसका फोटो लिया जा सकता है। जो फोटो लेते हो ना, इसका फोटो लिया जा सकता है। भाई शीशे में खड़े हो जाओ, उसका फोटो तो ले ही सकते हो, लिया जा सकता है। चलो, ये तुम्हारी 3 पॉइंट इससे रिलेटेड हो गई। अब क्या बचा तुम्हारा? अब समतल दर्पण के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। समतल दर्पण, थोड़ा सा एक पॉइंट है बस। समतल दर्पण देखो, समतल दर्पण, तो समतल दर्पण से देखना क्या होता है। समतल दर्पण से याद रखना, नोट में लिख लेना, यहाँ पे नोट, ठीक है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। से बना प्रतिबिंब, जो तुम्हारे यहाँ दर्पण होता है, प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। सदैव क्या होगा? आभासी होगा। चलो, ये तुम्हारी नोट पॉइंट था। क्या था? नोट पॉइंट। चलो, इसके बाद मैं तुम्हें क्या बताऊंगा। अगर मान लो कि समतल दर्पण से बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, कैसे पता करेंगे? समतल दर्पण से, हेडिंग, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है। चलो, मतलब नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। देखो, इसका एक फार्मूला याद रखना। यदि दो दर्पण के बीच का कोण थीटा हो, क्या हो? थीटा हो मेरे भाई। दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो तो उनके बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा? n = 360 बटा थीटा -1। तो दो दर्पण अगर थीटा कोण पे रखे गए हैं तो उनके बीच रखी वस्तु का इतना इमेज, n इमेज बनेगा। थीटा ये कोण है 360। अब देखो कैसे, मान लो कोई दो दर्पण है, क्या दर्पण है? 60 डिग्री कोण पे, 60 डिग्री कोण पे रखे गए हैं, तो उनके बीच हम जाके खड़ा हो जाते हैं, तो मेरा कितना इमेज बनेगा? देखो, n = 360 और कितने डिग्री पे? 60 डिग्री -1, 6 × 6 = 36, यानी 6 - 1 यानी 5 इमेज बनेगा मेरा। जैसे 5 लोग उसमें दिखेंगे भैया, तुम कहोगे कौन से असली वाले सर जी हैं, पहचान नहीं पाओगे। अब चलो, ये चीज़ें तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब मैं एक चीज़ जो बताना चाह, मेन पॉइंट, कि मान लो कि तुम्हारी संख्या पूर्ण नहीं आई, 6.2 आ गया, 7.5 आ गया, 8.9 आ गया, तो इसको तुम 7 लिखना, इसको 8 लिखना, इसको 9 लिखना। अगर पूर्ण संख्या नहीं आएगी इसमें, मान लो यही तुम्हारा 70 हो जाता, 360 बटा 70, तब तो नहीं करता, तब तो तुम्हारा पूर्णांक आएगा। ये पूर्णांक नहीं है, ऐसे आएगा, तो भाई उसको ऐसे लिखना। याद रहेगी चीज़ें। यहीं पे फंसते हो, अब मत फंसना, अब मत फंसना। अब जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ बेहद इम्पॉर्टेंट है। क्या? चलो, इसको मैं हटाता हूँ। पहले हटाते हैं, फिर भैया को लाते हैं, क्योंकि वो है बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट। समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लेन मिरर। चलो, समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। देखो, फर्स्ट पॉइंट, ऐसे पॉइंट करके लिखना, नोट्स सबका तैयार होना चाहिए। किसी वस्तु का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। पहला पॉइंट, किसी व्यक्ति को मान लो दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो दर्पण की जो लंबाई होगी मेरे हाइट यानी इंसान के हाइट से आधी होनी चाहिए। पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार की इक्वल होगा, ये तुम्हारा दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है तथा क्षमता शून्य होता है। फोकस दूरी अनंत, यहां से क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई फोकस दूरी, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, लिख लेना हेडिंग अनंत, एवं क्षमता शून्य होता है। क्षमता शून्य होता है। क्षमता शून्य क्यों होता है? क्योंकि वस्तु की और इमेज की लंबाई बराबर होती है, तो वहां नहीं होगा, शून्य हो जाए। अब देखो 4 नंबर पॉइंट की बात, यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेलोसिटी से v चाल से आ रही है, गति करती है, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की सापेक्षिक चाल 2v होगी। अगर b चाल से आ रही है कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर, तो प्रतिबिंब की ओर वस्तु की जो सापेक्षिक चाल होगी 2v होगी, सापेक्षिक चाल। चलो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के दृष्टि से, सापेक्षिक चाल भाई, तो समझ गए इतनी बात। v वेलोसिटी से यदि वस्तु समतल दर्पण की ओर v वेलोसिटी से क्या हो रही है, गति करती है, तो प्रतिबिंब की ओर सापेक्षिक चाल 2v से गति कर देगी। ठीक है, अब चलो, अब भैया रिवर्स कर दो। ठीक है, अब देखो एक चीज, समतल दर्पण को हम घुमा देते हैं, समतल दर्पण को घुमा देते हैं, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। मान लो यदि समतल दर्पण को थीटा कोण पे घुमा दिया तो परावर्तित किरण 2 थीटा घूम जाएगी। समतल दर्पण को घुमाना, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, अगर थीटा कोण घुमा रहे हो तो परावर्तित किरण जो है 2 थीटा घूम जाएगी। परावर्तित किरण क्या होगी, 2 थीटा घूम जाएगी। ये याद रखना, बातें समझ आए। चलो अब हम बात करते हैं पार्श्व परिवर्तन, लेटरल क्या इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्सन। पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व देखो इसको पार्श्व इसलिए कहते हैं कि लेटरल होता है पार्श्व। ठीक है, अब देखना बात हम क्या करेंगे, जैसे मान लो जब तुम प्रतिबिंब अपने समतल दर्पण में देखते हो, तो अगर हमारा बायां हाथ, मतलब कौन सा है, दायां है, कोई बात नहीं, ये दायां है, दायां उठाते हैं तो ऐसे दिखाएगा, बायां दिखाएगा, ऐसे करके दिखाता है ना, तुम्हें लगता है। अगर हम ये ऐसे करेंगे तो ऐसे करता है, तो यही होता है क्या, पार्श्व यानी लेटरल इन्वर्सन। पार्श्व जो परावर्तन हो रहा है इसी को कहते हैं लेटरल इन्वर्सन। तो ये सारी चीजें तुम्हारी हुई फिनिश। ठीक है, इसी घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं आपका। तो अब समझ जाना बात, सारी चीजें हो गई क्लियर। ओके, पार्श्व पर तो हमने सारी चीजें, प्रकाश से रिलेटेड तुम्हारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर तुमने इतना पढ़ लिया नेचर ऑफ लाइट एंड रिफ्लेक्शन से, तो तुम्हारा एक भी चीज नहीं। अब बताओ मजा आया कि नहीं? मैंने कहा था ना, पढ़ाऊंगा तो मसालेदार पढ़ाऊंगा, चाट फुल्की की तरह नहीं, उसमें अच्छे से मसाला लगाओ ताकि देसी प्रोडक्ट बने, दूसरों की चीजें नहीं। तो धमाकेदार अगर लगी होगी वीडियो तो भाई दिल से लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और तुम्हारी जिम्मेदारी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताना कि वीडियो कैसे लगा हो, कितना फायदा हुआ। तो ऑल द बेस्ट गाइस।